So in this lecture we will study about dosage form factors influencing absorption of drugs. So what are the various factors that affect the absorption of drugs? In our previous lecture we have learnt about the various physicochemical factors influencing the absorption of drugs. The various properties that we learned were the physicochemical properties such as pKa, ionization, lipophilicity, solubility, etc. Now we will discuss about dosage form factors, that is the factors which are due to the dosage form. What is a dosage form? Dosage form is in the manner in which a drug is given. Example: solution, syrups, tablets, capsule. So the most important of the dosage form factor is the disintegration time, because once we ingest a oral dosage form, it has to get disintegrated into small particles until and unless it is in solution form or syrup form. So if we are using a tablet, then first it has to disintegrate and then it will dissolve in the dissolution fluid of the stomach. After dissolution it can be absorbed. So disintegration is of particular importance in case of solid dosage forms like tablets and capsules. So it is very important. We will start with it. So in vitro disintegration test is by means no means a guarantee of drug bioavailability, because if the disintegrated drug particles do not dissolve, absorption is not possible. So what we do disintegration test in our labs. तो उसमें हम क्या चेक करते हैं कि जो आपकी टैबलेट है वो कितने टाइम में ब्रेक हो रही है, पर अगर ब्रेक होने के बाद वो डिज़ोल्व ही नहीं होएगी तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है. So disintegration is the first factor that dosage form should possess. The disintegration time should be very small for good bioavailability. Coated tablets, especially sugar coated ones, have long DT. Rapid disintegration is thus important in the therapeutic success of a solid dosage form. DT of a tablet is directly related to amount of binder present and the compression force hardness of a tablet. तो जब टैबलेट को मैन्युफैक्चर करा जाता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, बाइंडर डालते हैं. बाइंडर इसलिए डालते हैं कि सारे पाउडर्स को इकट्ठा करा जा सके. तो बाइंडर का कितना अमाउंट टैबलेट के अंदर है और कितनी कंप्रेशन फोर्स से उसको कंप्रेस करा जा रहा है, इसके ऊपर टैबलेट की हार्डनेस डिपेंड करती है. और हार्डनेस जितनी ज़्यादा टैबलेट की होएगी उतना ही मुश्किल से वो बाद में डिसइंटीग्रेट करेगी. ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन काफ़ी ज़रूरी पैरामीटर है एब्जॉर्प्शन के लिए. इसके बाद आता है ड्रग डिसोल्यूशन. अब ड्रग डिसोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन के बाद अगर ड्रग आपकी डिज़ोल्व ही नहीं हो पाएगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होएगी. ठीक है, तो इसके अंदर दो वेरिएबल्स आते हैं. नंबर वन इज़ एक्सीपिएंट्स एंड सेकंड इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जो आपकी डिसोल्यूशन है इट विल डिपेंड अपॉन द एक्सीपिएंट्स दैट हैव इन एडेड इनटू द formulation. Formulation ingredients apart from the active principles are known as excipients. तो एक्सीपिएंट्स में कौन से होते हैं, जैसे बाइंडर्स, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट्स, इनका अफेक्ट होता है डिसोल्यूशन के ऊपर. ये आगे जाके एक एक करके हम सबको इनको एक एक करके पढ़ेंगे. उससे पहले हम पढ़ेंगे सेवरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पैरामीटर्स दैट इन्फ्लुएंस द ड्रग डिसोल्यूशन. तो सबसे पहले जब भी टैबलेट बनती है तो सबसे पहले ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ग्रैन्यूल्स बना के ही उसकी टैबलेटिंग हो पाती है. अगर आप ऐसा पाउडर को कंप्रेस करना चाहो टैबलेट पंचिंग मशीन में, तो हर पाउडर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो आसानी से कंप्रेस हो सके. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाने पड़ते हैं, ग्रैन्यूल्स. अब ग्रैन्यूल्स के अलग अलग बनाने के मेथड हैं. दे कैन बी मेड बाय वेट ग्रैनुलेशन और दे कैन बी मेड बाय ड्राई ग्रैनुलेशन. तो वेट ग्रैनुलेशन के अंदर दिक्कत क्या आती है, लिमिटेशन इज दैट फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ब्रिजेस बाय प्रेजेंस ऑफ लिक्विड
द लिक्विड में एक्ट एज मीडियम फॉर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन सच एज हाइड्रोलिसिस, एंड थर्ड द ड्राइंग स्टेप में हार्म द थर्मोलेबाइल ड्रग्स। तो जो आपके वेट ग्रेनुलेशन मेथड है, इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले आपके एक्सिपिएंट्स और एपीआई को लेते हैं, उसके पाउडर के अंदर हम वेट बाइंडर डालते हैं। बाइंडर क्या होता है, उसको जो चिपकाता है, जैसे स्टार्च पेस्ट होता है। उसके बाद उसकी नीडिंग होती है, नीडिंग होने के बाद जब उसका डो बन जाता है, उसके बाद उसको एक सीव के थ्रू पास करते हैं, जिससे कि ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। तो उन ग्रैन्यूल्स को फिर बाद में हम ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उनको फिर कंप्रेस कराया जाता है इन द टैबलेट पंचिंग मशीन। तो उससे जो टैबलेट बनती है उसकी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, पर अगर उसके अंदर बाइंडर बड़ा ज़्यादा डल जाएगा, अमाउंट ज़्यादा डल जाएगा, तो उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड इट विल फेल इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड सब्सिक्वेंट इन डिसोल्यूशन टेस्ट। उसके बाद दूसरे मेथड आते हैं जो जैसे आपके ड्राई ग्रेनुलेशन है। उसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स डले होते हैं, ऐसे एक्सिपिएंट्स डले होते हैं जिनको कहते हैं डायरेक्टली कंप्रेसिबल एक्सिपिएंट्स। तो जो ऐसे इस तरह के एक्सिपिएंट्स होते हैं उनको आप डायरेक्टली कंप्रेस करके ही टैबलेट बना सकते हो पाउडर के अंदर डाल के। तो उसका एक एग्जांपल है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो अगर ये इससे बनाते हैं तो टैबलेट्स कई बार काफ़ी अच्छी भी बनती हैं, पर ये हर उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एक है एग्लोमेरेटिव फेस ऑफ कम्बिनेशन, एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं इन बॉल मिल पाउडर की एक लंबे वक्त के लिए। उससे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एग्लोमरेशन हो जाती है। स्पॉन्टेनियस एग्लोमरेशन का क्या मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली अपने आप ही सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। उससे जो टैबलेट बनती है, टैबलेट प्रोड्यूस्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड शो रैपिड रेट ऑफ डिसोल्यूशन इन कंपैरिजन टू टैबलेट मेड बाय अदर मेथड। तो ये भी एक अच्छा मेथड है आपका एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का। उसके बाद बारी आती है कंप्रेशन फोर्स की। कंप्रेशन फोर्स का मतलब होता है कि कितने हाई प्रेशर से आपकी टैबलेट को बनाया जा रहा है। और द कंप्रेशन फोर्स इम्प्लाइड इन द टैबलेटिंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस द डेंसिटी, पोरोसिटी, हार्डनेस, डिसइंटीग्रेशन टाइम एंड डिसोल्यूशन ऑफ टैबलेट्स। अब जब हम एक कंप्रेशन फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे, जितने ज़्यादा हाई प्रेशर से टैबलेट को दबाएंगे, तो उससे आपके 4 तरह के ग्राफ बनते हैं। वाई एक्सिस पे है रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन और एक्स एक्सिस पे है कंप्रेशन फोर्स। तो जब हम कंप्रेशन फोर्स को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम हो जाता है ए वाले ग्राफ में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टैबलेट ज़्यादा हार्ड बन जाती है और उसके अंदर जो डिसोल्यूशन फ्लूइड है वो एंट्री नहीं कर पाता, टैबलेट टूट ही नहीं पाती, डिसॉल्व ही नहीं हो पाती। दूसरा जो बी कर्व है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन बढ़ रहा है जैसे जैसे कंप्रेशन फोर्स इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ज़्यादा प्रेशर होने से जो ग्रेन्यूल्स थे वो चिपक के डिस्क शेप हो जाते हैं दबने के कारण, और उनके अंदर फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, उनका डिज़ोल्व होना ज़्यादा आसान हो जाता है, उनका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, इसलिए डिसोल्यूशन बढ़ जाती है। इसके अलावा सी और डी तरह के कर्व भी आ सकते हैं कि आपकी डिसोल्यूशन पहले कम हो फिर बढ़ जाए, या पहले बढ़े या कम हो जाए। तो आपका जो कंप्रेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डिसोल्यूशन को ये कैसे अफेक्ट करता है ये हमने इसके अंदर सारा पढ़ लिया है। इसके बाद आती है आपकी फार्मास्यूटिक इंग्रेडिएंट एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स क्या चीज़ होते हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स अदर देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डेट आर पुट इनटू अ डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर अलग अलग आते हैं, जैसे आपके बाइंडर्स हो गए, डायलुएंट्स हो गए, तो इनका भी काफ़ी इफेक्ट होता है टैबलेट के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे वाइकल की। वाइकल क्या होता है, जो सॉल्वेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड या ओरल या पेरेंटल फॉर्मुलेशन बनाई जाती है। तो 3 कैटेगरी के वाइकल्स होते हैं। एक्वस वाइकल्स जो जैसे वाटर और सिरप हो गए, नॉन एक्वस वाटर मिसिबल वाइकल होते नॉन एक्वस हैं पर वाटर में मिसिबल होते हैं, एग्जाम्पल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल। एंड थर्ड वैरायटी इज द नॉन एक्वस वाटर इमिसिबल वाइकल सच एज वेजिटेबल ऑयल्स। तो इनके अंदर से जो बायोअवेलेबिलिटी है ड्रग की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मिसिबिलिटी विद बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। तो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के अंदर अगर ये मिसिबल नहीं है तो ये अच्छी तरह ड्रग को हमारी को ये अंदर से इसके अंदर से ड्रग नहीं निकल पाएगी। तो जो तो एक्वस और वाटर मिसिबल वाइकल्स हैं
They are miscible with body fluids and drugs from them are rapidly absorbed. Quite often a drug is more soluble in water miscible vehicle like propylene glycol and show better bioavailability. तो इस तरह का हो जाता है, और जो आपके जो ऑयल्स वगैरह होते हैं उनमें से कम ड्रग आपकी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ड्रग को पहले ऑयल में से निकल के एक्वस फेस में आना पड़ता है, फिर वो एब्जॉर्ब हो पाती है। तो इसके बाद आते हैं आपके डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? दीज आर द बल्किंग एजेंट्स। तो अमोंग organic diluents carbohydrates are very widely used, example starch, lactose, etc. These hydrophilic powders are very useful in promoting the dissolution of poorly water soluble hydrophobic drugs like spironolactone and triamtrene by forming a coat onto the hydrophobic surface of drug particles and rendering them hydrophilic. तो ये ड्रग्स को हाइड्रोफिलिक बना देते हैं उसके ऊपर कोटिंग करके। तो ये अच्छा है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। और अगर कई बार उल्टा भी हो जाता है, जैसे डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, ये क्या करता है? इट रिजल्ट्स इन पुअर बायोअवेलेबिलिटी विद टेट्रासाइक्लिन। तो ये इसके साथ कम्प्लेक्स बना लेता है जो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। इसके बाद आते हैं बाइंडर्स एंड ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स। तो बाइंडर्स और ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो पाउडर्स को इकट्ठा करते हैं। प्रोमोट कोहेसिव कंपैक्ट्स फॉर डायरेक्टली कंप्रेसिबल मटेरियल करते हैं, इस तरह का ये सारा काम करते हैं। तो पॉपुलर बाइंडर्स इंक्लूड पॉलीमेरिक मटेरियल लाइक स्टार, सेलुलोज डेरिवेटिव, एकेशिया, पीवीपी एक्सेट्रा। अदर इंक्लूड जेलेटिन, शुगर। तो इनका भी दोनों तरह के इफेक्ट हो जाते हैं कि ये कई बार अच्छा भी कर, हाइड्रोफिलिक जो बाइंडर होते हैं शो बेटर डिसोल्यूशन प्रोफाइल कर देते हैं, और जो कुछ इस तरह के भी बाइंडर होते हैं जो हार्डनेस को बढ़ा देते हैं और डिक्रीज करते हैं डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन को। इसका एग्जांपल है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल 6000 वाज फाउंड टू बी डिलीटरियस बाइंडर फॉर फिनोबार्बिटल एज इट्स फॉर्म्स अ पूरली सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद द ड्रग। नॉन एक्वस बाइंडर्स लाइक इथाइल सेलुलोज आल्सो रिटार्ड ड्रग डिसोल्यूशन। तो ये दोनों तरह से काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसके बाद आते हैं डिसइंटीग्रेंट्स। These agents overcome the cohesive strength of tablet and break them upon contact with water, which is important prerequisite of the tablet dissolution. तो होता क्या है कि जो डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं वो विकिंग एक्शन के थ्रू सॉल्वेंट को टैबलेट के अंदर पहुंचाते हैं और अंदर स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि टैबलेट ब्रेक हो जाती है। ऑलमोस्ट ऑल डिसइंटीग्रेंट्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। A decrease in amount of disintegrant can significantly lower bioavailability. Absorbing disintegrant like bentonite and Vigum should be avoided with low dose drugs like digoxin, alkaloids and steroids, since a large amount of dose is permanently absorbed and only a fraction is available for absorption. तो इनका जो ड्रग्स होती हैं डिजोक्सिन वगैरह, कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड है डिजोक्सिन, तो इसका क्या होता है जो डोज अमाउंट होता है काफ़ी कम होता है। तो अगर यही आपकी सारी की सारी डिसइंटीग्रेंट पे एड्जॉर्ब होगी तो बॉडी में कहाँ जाएगी फिर ये? तो ये इसका हमारे पास लिमिटेशन है। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज इज अ वेरी गुड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बट एट हाई कंप्रेशन फोर्सेज इट में रिटार्ड ड्रग डिसोल्यूशन। इसके बाद आते हैं लुब्रिकेंट्स या फिर एंटी फ्रिक्शनल एजेंट। ये एजेंट कौन क्या काम करते हैं? ये ग्रेन्यूल्स के फ्लो को बढ़ाते हैं। जब हॉपर में से मशीन में जाना होता है फ्लो करते हैं तो लुब्रिकेंट्स या एंटी फ्रिक्शनल एजेंट्स डालते हैं, एग्जांपल मैग्नीशियम स्टीरेट, टाल्क। तो द कॉमनली यूज लुब्रिकेंट आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सेवरल मेटेलिक स्टीरेट, जो भी मैग्नीशियम स्टीरेट का नाम लिया था मैंने, एंड वैक्सीज। दे आर नोन टू इनहिबिट वेटेबिलिटी, पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इनटू टैबलेट एंड देयर डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। तो ये क्या करते हैं, ऊपर एक कोटिंग बना लेते हैं टैबलेट के ऊपर और सॉल्वेंट को अंदर जाने नहीं देते, जिससे कि उसकी डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पाती। तो इससे बचने का उपाय ये है कि सोल्यूबल लुब्रिकेंट यूज़ करें, जैसे सोडियम लोराइल सल्फेट एंड कार्बोवैक्सीज विच प्रमोट ड्रग डिसोल्यूशन। इसके बाद आते हैं कोटिंग। कोटिंग्स क्या होती हैं? जब टैबलेट को किसी कारण से कोट करा जाता है, चाहे वो इंटेरी कोटिंग होती है। इंटेरी कोटिंग का मतलब होता है कि स्टमक में जाके वो रिलीज़ होती है, स्टमक में रिलीज़ नहीं होती,
और वो जाके इंटेस्टाइन में रिलीज़ होती है। दूसरा होते हैं शुगर कोट। शुगर कोट ज़्यादातर सिर्फ टेस्ट मास्किंग के लिए यूज़ होता है। और नॉन एंटेरिक फिल्म कोटिंग, ये कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए करी जाती है, जैसे कि कंट्रोल रिलीज या सस्टेन रिलीज। द डिसोल्यूशन प्रोफाइल ऑफ सर्टन कोटिंग मटेरियल चेंज ऑन एजिंग, एग्जांपल शेलैक कोटेड टैबलेट। तो शेलैक से जब अगर स्टोरेज ज़्यादा करते हैं तो उसकी फिर जो डिज़ोल्विंग है वो स्लो हो जाती है इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इस तरह से कोटिंग का इफेक्ट होता है। सबसे जो इंटेरिक कोटेड होती है वो तो स्टमक में बिल्कुल डिज़ोल्व ही नहीं होती, इसलिए उससे आप ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं ये डिग्रेड हो जाते हैं स्टमक के एसिड के द्वारा, इसलिए उनको इंटेरिक कोट करते हैं। तो ये इफेक्ट है कोटिंग का ऑन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द टैबलेट्स। इसके बाद आते हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स या फिर विस्कोसिटी इम्पार्टर्स। तो ये जो एजेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल अकेशिया ट्रैगेकंथ, CM कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, ये सारे के सारे सस्पेंशंस में डाले जाते हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाया जाए या फिर सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन को रोका जाए। तो होता क्या है कई बार कि ये जो आपके सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं, दे फॉर्म अनएब्जॉर्बेबल कम्प्लेक्सेस विद ड्रग। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज फॉर्म्स अ पूरली सोल्यूबल कम्प्लेक्स विद एम्फेटामिन। ठीक है, तो इस तरह से ये दिक्कत करते हैं। तो इनको आप पढ़ लीजिए, आपके सारे ये समझ में आ जाएंगे, और भी एग्जांपल्स हैं दिए। इसके बाद आते हैं सरफेक्टेंट्स आर वाइडली यूज इन फॉर्मुलेशन एज वेटिंग एजेंट, solubilizers, emulsifier. Their influence on drug absorption is very complex. They may enhance or retard drug absorption either by interacting with drug or membrane or both. तो दोनों तरीके से ये काम करते हैं। ये बढ़ा भी सकते हैं इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, एग्जांपल है प्रमोशन ऑफ वेटिंग कर देते हैं, बेटर मेम्ब्रेन कंटेक्ट कर देते हैं, एनहांस्ड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी कर देते हैं। और ये डिक्रीज भी कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनअब्जॉर्बेबल कम्प्लेक्स या फिर लैक्सेटिव एक्शन कई बार ये कॉज करते हैं। इसके बाद आते हैं बफर्स। बफर्स यूज़ होते हैं फॉर क्रिएटिंग द राइट एटमोसफेयर फॉर ड्रग डिसोल्यूशन। ठीक है, पर ये भी कई बार दिक्कत कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये कई बार एड्जॉर्ब कर देते हैं या फिर कम्प्लेक्स बना लेते हैं ड्रग्स के साथ। इसमें एग्जांपल दे रखा है, system containing potassium cation inhibit the drug absorption as seen with vitamin B2 and sulfanilamide. The reason attributed to it was the uptake of fluid by intestinal epithelial cells, due to which effective drug concentration in the tissue is reduced and the absorption rate is decreased. तो इस तरह से इनका इफेक्ट आता है। इसके बाद आते हैं आपके कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं ये। तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन से कई बार तो डिसोल्यूशन वगैरह बढ़ सकती है। एग्जांपल है एर्गेटोमिन टार्ट्रेट कैफीन कम्प्लेक्स। इन्हांस लिपोफिलिसिटी हो सकती है फॉर बेटर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, एग्जांपल कैफीन एंड पैरामिनोब्यूटेरिक एसिड कम्प्लेक्स। इन्हांस मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, एग्जांपल इन्हांस GI एब्जॉर्प्शन ऑफ हिपेरिन। तो इस तरह से ये बढ़ा भी सकते हैं और इनके कई बार बैड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ poorly soluble और poorly absorbable complex, example complexation of tetracycline with divalent and trivalent cations like calcium। तो इस तरह से ये बायोअवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम भी कॉज कर देते हैं कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण। इसके बाद आते हैं कलरेंट्स। कलरेंट्स कलर देने के लिए होते हैं, वाटर सोल्यूबल डाइज होती हैं। द डाई मॉलिक्यूल्स गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द क्रिस्टल फेसिस एंड इनहिबिट ड्रग डिसोल्यूशन। फॉर एग्जांपल ब्रिलियंट ब्लू रिटार्ड्स डिसोल्यूशन ऑफ सल्फाथायाजोल। Dyes have also been found to inhibit micellar solubilization effect of bile acid, which may impair the absorption of hydrophobic drugs like steroids। तो इस तरह से जो आपके कलरेंट्स होते हैं ये भी एब्जॉर्प्शन को घटाते हैं। क्रिस्टल ग्रोथ इनहिबिटर डाले जाते हैं सस्पेंशंस के अंदर। इनका काम होता है कि मेटास्टेबल स्टेट को स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट जो पॉलीमॉर्फ होता है उसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। अगर वो स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये इसका फ़ायदा होता है क्रिस्टल ग्रोथ इनहिबिटर्स का, इसलिए एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। एग्जांपल हैं पॉलीविनाइल पैरोलिडोन PVP एंड PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये दोनों एग्जांपल हैं दिए हुए। नेचर एंड टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म। उसके बाद आते हैं नेचर एंड टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म। अब नेचर क्या है, कौन सा डोसेज फॉर्म है। अब डोसेज फॉर्म तो बहुत सारे आते हैं मार्केट में। ठीक है, ओरल की बात करें हम,
उसके बाद पेरेंट्रल्स की बात करें तो अगर हम ओरल में बात करेंगे, ओरल के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्लोएस्ट एब्जॉर्प्शन है टैबलेट की होती है, उसके बाद कैप्सूल की, फिर पाउडर्स की, फिर सस्पेंशन की, उसके बाद इमल्शन की, और सबसे फास्टेस्ट होती है सोल्यूशन की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टेप्स बढ़ते चले जाते हैं। टैबलेट को पहले डिसइंटीग्रेट होना है, फिर ग्रेन्यूल्स बनेंगे, फिर डीएग्रीगेशन होएगी, फाइन पार्टिकल, दैन डिसोल्यूशन, फिर ड्रग इन सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ़ जो स्टेप्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। जैसे कैप्सूल में एक स्टेप कम हो गया, डिसइंटीग्रेशन कम हो गया। पाउडर में डिसोल्यूशन भी ख़त्म हो गया, डिसइंटीग्रेशन ये वाला ख़त्म हो गया, शेल की डिसइंटीग्रेशन जो बता रखी थी। ठीक है, सस्पेंशन ने सीधा फाइन पार्टिकल है वो, इमल्शन ने सीधा डिज़ोल्व होना है, सोल्यूशन ने सीधे ड्रग सोल्यूशन में चला जाना है। तो इस कारण से अलग अलग जो आपके डोसेज फॉर्म्स हैं उनकी अलग अलग एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर स्लोएस्ट से लेके फास्टेस्ट तक की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एज जनरल रूल द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम वेरियस डोसेज फॉर्म डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो यही वही बताया कि सबसे ज़्यादा सोल्यूशन की होती है अब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा सोल्यूशन की, फिर एमल्शन की कम, और सबसे कम सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट्स की होती है। Several factors, especially the excipients which influence bioavailability of a drug from its dosage form have been discussed earlier। तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर सोल्यूशन है तो उसके अंदर कौन सा व्हीकल यूज़ हुआ है उसके अंदर, तो वो उसको काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा कि वाटर मिसिबल है, वाटर इमिसिबल है। इमल्शन अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये सोल्यूशन सस्पेंशन से सुपीरियर होते हैं। ठीक है। In administering poorly aqueous soluble lipophilic drugs, it was absorbed with indoxol and NSAID, and when it is dissolved in a vegetable oil and emulsified in water, absorption increased threefold over its aqueous suspension। तो इमल्शन से कई बार बढ़ जाती है ये। तो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में दिक्कत क्या होती है, ड्रग डिसोल्यूशन की एक प्रॉब्लम होती है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है विच इज़ जनरली रैपिड ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। तो ये सस्पेंशन में वैसे ज़्यादातर ठीक होता है, पर कई बार केकिंग वगैरह होने से वो दिक्कत आ सकती है। पाउडर्स, दो पाउडर्स आर सुपीरियर टू टेबलेट एंड कैप्सूल, दे आर नॉट इन यूज़ नाउ डेज ड्यू टू हैंडलिंग एंड पैलेटेबिलिटी प्रॉब्लम। पाउडर आजकल कोई नहीं यूज़ करता, कड़वे होते हैं या टेस्ट अच्छा नहीं होता, फिर इनको लेना भी मुश्किल है। ठीक है, पर इनके साथ कुछ अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, जैसे पार्टिकल साइज, पॉलीमॉर्फिज्म या वेटेबिलिटी के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैप्सूल्स, पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स आर पॉपुलरली एडमिनिस्टर्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, whereas viscous fluids and oils in soft elastic shells. Factors of importance in case of hard gelatin capsule include drug particle size, density, polymorphism, intensity of packing, and influence of diluents and excipients। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोफिलिक डोलेंट जैसे लैक्टोज है वेटेबिलिटी बढ़ाते हैं। कई बार हाइड्रोफोबिक ऐसे ड्रग है विद फाइन पार्टिकल साइज इन कैप्सूल रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन पोरोसिटी ऑफ पाउडर बेड एंड दस डिक्रीज पेनिट्रेबिलिटी बाय द सॉल्वेंट। तो इस तरह से ये वही बार बार चीज़ें ये बार बार बता रहे हैं, तो इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये जो डोसेज फॉर्म से रिगार्डिंग जो फैक्टर्स हैं, इफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग हैं, हमने डिस्कस करे हैं। काफ़ी आसान ये चैप्टर है सारे का सारा, आप इसे पढ़े। सिर्फ इसके अंदर जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट था थोड़ा मुश्किल था, बाकी आगे ज़्यादातर आसान ही है। थैंक यू वेरी मच।